नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा मैं। और 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, ये आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस तरीके से 100 होंगे, लेकिन मैं जो समझाऊंगा तो कुल मिलाकर के आपके 200 से अधिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री यानी जो जिन बच्चों का सब्जेक्ट क्या है, केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतिहास में आपको पढ़ना है शुरुआती इतिहास से लेकर के प्रारंभिक इतिहास से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास है वहां तक आपको पढ़ना है। मैं पूरी बारीकी के साथ चीज़ों को समझाऊंगा। आपको बता दूं कि जो पहला पेपर आपका होता है, सॉरी, जो आपका क्या नाम है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का पेपर लगा, उसके लिए महत्वपूर्ण है। माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो आप माइनर पेपर होगा उसके लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के माइनर के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माइनर के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के माइनर के लिए, सबके माइनर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, प्रश्न है, तो ये हिस्ट्री बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं मैं देखने जा रहा हूं। यहां से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब पेपर में क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह, सार्थवाह बेटा व्यापारियों के काफिले को या व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहा जाता था। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में दूर दराज व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह होता था या कारवां होता था, उसके नेता को सार्थवाह कहते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो करी थी विलियम जोन्स ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने करी थी बेटा? विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने यूनानी ग्रंथों के सैंड्रो कोट्स की पहचान भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, और कहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, जो सैंड्रो कोट्स हैं, वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर को विलियम जोन्स नाम के इतिहासकार ने पहली बार ऐसा कहा था। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, इन्हीं का नाम है। इनकी एक रचना है जो बड़ी फेमस है, अर्थशास्त्र। प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि अर्थशास्त्र रचना के लेखक कौन है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचना भी लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य जी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि विशाख दत्त जो ये हैं विद्वान, इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या नाम है? मुद्रा राक्षस रचना किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस रचना विशाख दत्त ने लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा उसके साथ में मैं उसको भी बताता हुआ चलूंगा। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, मगध की राजधानी कौन सी थी इनमें से? मगध की राजधानी बताएं। मगध की राजधानी की अगर बात की जाए बेटा, तो मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। राजगृह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजगृह क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह यानी कि गिरिब्रज हुआ करती थी। राजगृह को गिरिब्रज भी कहते थे, जिसके बाद में फिर पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया गया था राजगृह के बाद में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है, मौर्य सम्राट थे अशोक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये बात ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे ये। अगला क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे? रज्जुक थे, रज्जुक जो थे मौर्य समाज साम्राज्य के अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, ऑफिशियल्स इन द मौर्य एम्पायर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों के अनुसार रज्जुक न्याय और राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, मौर्य काल में कंटक शोधन था। मौर्य काल में कंटक शोधन, कंटक शोधन जो था ये फौजदारी जो न्यायालय होता था उसी को कंटक शोधन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिमिनल कोर्ट को कंटक शोधन कहा गया। 7वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक न्यायालय था धर्म स्थानीय न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय बोलते थे, एक था कंटक शोधन जिसको फौजदारी न्यायालय बोला जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे?
सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो प्रचलित हुए थे ये गुप्त काल में जो है प्रचलित हुए थे। गुप्त काल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के यानी दिनार जारी किए थे। हालांकि शुद्धता के मामले में अगर देखें तो कुषाण के सिक्के जो थे सोने के वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन गुप्त काल पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे, तो गुप्त काल में प्रचलित सबसे ज्यादा सोने के सिक्के थे। लेकिन शुद्धता की दृष्टि से अगर पूछेगा तो कुषाण काल लगेगा, ज्यादा संख्या में देखेंगे तो गुप्त काल मिलेगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, बताएं। कुषाण के शासन सॉरी अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो की गई थी पाटलिपुत्र में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के संरक्षण में ये संगीति हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी को पारुष्णी नदी भी वेदों में कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया। क्या कहा गया है? नदीतमा। नदीतमा का मतलब क्या होता है बाबू? नदीतमा का मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में उत्तम, नदियों में पवित्र, ठीक है। सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया सबसे अधिक बार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती को ही माना गया है। 11 नंबर क्वेश्चन से मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई थी? मौर्य राजवंश की स्थापना आज से 322 ईसा पूर्व में हुई थी। 322 ईसा पूर्व, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम सम्राट थे धनानंद उनको हरा करके 322 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ये बात ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? किस अभिलेख में सती प्रथा? तो एरण अभिलेख जो है उसमें सती प्रथा का उल्लेख है। सती प्रथा को वैसे खत्म किया गया है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के सफल प्रयासों के द्वारा। लेकिन इसका उल्लेख जो किया गया है एरण अभिलेख में किया गया है 510 ईस्वी में। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। यह बात आप ध्यान रखें, एरण अभिलेख 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? इनमें से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है बेटा? तो दिव्यावदान नाम का जो ग्रंथ है ये संस्कृत में लिखा गया है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जबकि आप देखते हैं मिलिंद पहो हो या और भी दीप वंश या महावंश की चीजें हो, वो सब आपको पाली भाषा में आपको मिलेंगी। मिलिंद पहो भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उसी इंडिका पुस्तक में, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है प्रश्न पूछेगा, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। या इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था कहाँ पर? ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए। तो इसने इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में 7 वर्गों में बांटा था। और 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज तरंगड़ी किसकी पुस्तक है? तो कल्हड़ की रचना है। कल्हड़, ध्यान रखेंगे परीक्षा में प्रश्न पूछा था कल्हड़ की रचना कौन सी? तो राज तरंगड़ी। कल्हड़ कश्मीर के लेखक थे और इतिहास का सबसे साक्ष्य पहला जो एक प्रकार से पुस्तक है यही मानी जाती कल्हड़ की राज तरंगड़ी। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फाहियान किसके काल में भारत आया था? बताएं, फाहियान किसके काल में भारत में आया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर, तो फाहियान जो था ये बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान भारत आया था, ठीक है। चीनी यात्री था फाहियान। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि को लेकर के गद्दी पर बैठे थे, उन्हीं के शासनकाल के दौरान फाहियान नाम का यात्री, चीनी यात्री भारत में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सीता से क्या तात्पर्य है? सीता से उस समय जो है मौर्य काल में सरकारी या राजकीय भूमि से होने वाली जो आय होती थी उसी आय को सीता कहा जाता था। यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। खास करके मौर्य काल में जो टैक्स प्राप्त होता था सरकारी या राजकीय भूमि से, उसी को सीता कहा जाता था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी।
गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सोने के सिक्के गुप्तकाल के शासकों ने जारी किए थे उनको दिनार कहा जाता था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, शक विजेता कौन था? शक विजेता बताएं। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये शक विजेता था। अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हरा करके साकार की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी। साकार माने शकों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? बताएं। 20 नंबर, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया बेटा? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बीसेंट स्मिथ नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त साहब को भारत का नेपोलियन कह दिया। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे? गुप्त काल में सिंचाई कर को हम लोग क्या कहते थे? उसको हम विदक भागम कहते थे। विदक भागम ऑप्शन नंबर ए में दिया है, विदक भागम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंचाई पर लगने वाले कर को विदक भागम या उदक भाग भी कहते थे। उदक भाग या विदक भागम दोनों नाम से जानते थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। भाग और बलि, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं, राजस्व के स्रोत टैक्स वसूलने के स्रोत होते थे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। ठीक है, प्राचीन भारत में राजा को दिए जाने वाला एक टैक्स होता था। ठीक है, भाग और बलि। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वह फसल जो वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह कौन है? बताए, वह फसल जो वैदिक लोगों को नहीं ज्ञात थी। 24 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू के बारे में वैदिक सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, बाकी जौ गेहूं चावल के बारे में वैदिक सभ्यता के लोगों को बढ़िया जानकारी थी। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है किसको समर्पित है? तो इंद्र नाम के देवता को जो है समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र जो है ये वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार अगर किसी देवता का उल्लेख किया गया है तो 250 बार जो है 250 सूक्त इंद्रदेव को समर्पित किया गया है, इंद्रदेव के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका चुका 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका चुका है, वैदिक युग की दो लोकप्रिय संस्थाएं कौन सी थी? वैदिक युग की दो लोकप्रिय संस्थाएं थी सभा और समिति। सभा और समिति जो थी प्रजापति की दो जुड़वा पुत्रियां थी, ऐसा कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभा और समिति वैदिक काल की महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाएं हुआ करती थी जो राजा पर कंट्रोल रखती थी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? अघन्या माने जिसकी हत्या ना की जा सके, उसको गाय यानी गाय को जो है अघन्या कहा गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अघन्या माने का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। गाय को पवित्र माना जाता था और इसका वध नहीं किया जाना था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी बताएं। चूंकि वह नगरीय सभ्यता थी इसीलिए गैर आर्य मानी जाती है। क्योंकि आर्य सभ्यता मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। 29 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर पाया जाता है कहाँ पर? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा बताएं। 29 नंबर, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नान घर है या ग्रेट बॉथ जो मिला हुआ है, ये मिला हुआ है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई, पाकिस्तान में पड़ता मोहनजोदड़ो, वहीं से प्राप्त हुआ। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में सुतका गंडोर जो है गुजरात में नहीं स्थित है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कौन? सुतका गंडोर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो है गुजरात की में ही स्थित हैं, जैसे सुतकोटदा हो गया, सुरकोटदा, रंगपुर, देसलपुर, ये सब आपके हड़प्पा यानी कि गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल है, जबकि सुतका गंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए बेटा? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, वहाँ से खेती के लिए जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है।
ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग अधिकतर आप मात्रा में आपको मिलेगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आम जनता की भाषा प्राकृत भाषा, चूंकि पाली भाषा थोड़ी कठिन थी उस समय, उससे सरल भाषा का प्रयोग यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग अधिक किया। हालांकि पाली भाषा में भी इनके मिलते हैं, संस्कृत में भी एक आध दो अभिलेख मिल जाते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, बताएं। 33 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो एक प्रकार से उस समय महान विद्या का केंद्र था, जहाँ चाणक्य भी आचार्य हुआ करते थे और विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, ऐसा किस जो है ग्रंथ में लिखा हुआ है? 34 नंबर बताएं, किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, ये मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में लिखा है। मेगस्थनीज ने साफ लिखा कि भारत में दास प्रथा जो थी वो नहीं थी। हालांकि भारतीय ग्रंथों में दासों का वर्णन कहीं कहीं पर मिलता है, लेकिन मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में दासों का वर्णन नहीं मिलता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन यानी दक्षिण भारत पर। 35 नंबर, तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त यानी कि बिंदुसार जिसको कहते हैं, बिंदुसार ने प्राप्त की थी। बिंदुसार ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय शुरू की थी, जिसे बिंदुसार ने आगे बढ़ाया। अक्सर विकल्प में चंद्रगुप्त को मुख्य विजेता माना जाता है, लेकिन बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिंदुसार इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में इनमें से कौन सा स्थित है? देखें, लोथल आपका भारत में, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है। तो 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है वर्तमान में, लेकिन लोथल जो है गुजरात में पड़ता है अपने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि 1857 ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था? तो भारतीय इतिहासकार हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी आरसी मजूमदार, यानी कि जो है आरसी मजूमदार, यानी कि एक इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या कहा था? स्वतंत्र ये नहीं थे आरसी मजूमदार, जो भारतीय इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार। ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा, विवादास्पद टिप्पणी रही इनकी, इस पर बड़ा डिबेट भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ना तो पहला ना ही भारत राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका करेक्ट आंसर आरसी मजूमदार हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जो है बीडी सावरकर, इनके बारे में बताने जा रहा था। तो बीडी सावरकर ने कहा था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही कहा था, बीडी सावरकर साहब ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? शिवाजी एंड हिज टाइम्स। 38 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर, शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक लिखी है सर जदुनाथ सरकार ने। ठीक है, एक महान इतिहासकार है जदुनाथ सरकार, उन्होंने लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, वेद कितने? वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, संस्कारों की संख्या 16 है। ठीक है, आश्रमों की संख्या 4 है, 4 ही वेद हैं, 4 ही जो है आपके आश्रम हैं, 4 ही वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। कौन कौन से वेदांग है बेटा? 6 वेदांग है। पहला वेदांग है आपका शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवां ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांग है, 18 पुराण है, ये सब ध्यान रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न, भीमबेटका के शैलचित्र किस किले में स्थित हैं? बताएं। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका के शैलचित्र जो है किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिला पड़ता है। ठीक है, रायसेन जिला, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है रायसेन, वहीं पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन से, राज तरंगड़ी की रचना कब लिखी? राज तरंगड़ी की रचना कब की गई? तो 12वीं शताब्दी में की गई है, 12वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर के इतिहास पर आधारित राज तरंगड़ी की रचना किसने की है? कल्हड़ ने करी है। और विक्रमांक देवचरित किसने लिखा है? बिल्हड़ ने लिखा है। बिल्हड़ की रचना कौन सी? विक्रमांक देवचरित। कल्हड़ की रचना कौन सी है? राज तरंगड़ी। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं, माइक्रोलिथिक औजार जो है मध्य पाषाण काल से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, छोटे पत्थर के औजार यानी कि माइक्रोलिथ जिसको कहते हैं, छोटे पत्थर के औजार बनते थे। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बुर्ज होम संबंधित है, बताएं। बुर्ज होम किससे संबंधित है बेटा? 43 नंबर,
बुर्जहूम संबंधित है नवपाषाण कालीन स्थल से। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है उसकी पुस्तक का नाम क्या है? 44 नंबर, हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? उसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक है हेरोडोटस, इसीलिए इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य की पुस्तक है, यानी चाणक्य की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्षचरित नाम की रचना किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। क्लियर, कल्हड़ ने राजतरंगड़ी लिखी है, बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र लिखी है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम, ये सब रचनाएं हैं। 46 नंबर क्वेश्चन से, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर हिंदू पॉलिटी नाम की एक पुस्तक लिखी है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, केपी जायसवाल की पुस्तक है हिंदू पॉलिटी। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, प्रश्न है 47 नंबर, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, बताएं कौन सी? 47 नंबर, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है राजतरंगड़ी, कल्हड़ की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, चूंकि वैज्ञानिक और क्रमबद्ध इतिहास लेखन की पहली भारतीय इतिहास की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने पुस्तक लिखी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की घटना को पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही घोषित किया था, बी डी सावरकर ने। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक थे विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णुगुप्त जो थे गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात शासक थे विष्णुगुप्त। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है पुरातात्विक साक्ष्यों को, क्योंकि प्राचीन भारत में लिखित साक्ष्य उतने प्रमाणिक नहीं है, इसलिए पुरातात्विक स्रोतों पर हमको डिपेंड होना पड़ता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर। ठीक है, प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातत्व स्रोत यानी अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपने 50 क्वेश्चन ये देखिए, 50 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक आपने इस पेपर में देख लिया। अब 1 से 50 में और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और लगभग में 200 क्वेश्चन के बराबर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। उस पर भी एक वीडियो आपकी पड़ी हुई है इसी हिस्ट्री की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बाकी हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, उन सभी सब्जेक्ट की क्लास वहाँ पर भी होती रहती है। ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को करिकुलर मास्टर नाम से है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अब देखिए 50 क्वेश्चन हमने देख ही लिया है। अब हम फिर से 1 से लेकर के 50 तक देखेंगे, तो आपका 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला। अगर चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का आपको पढ़ाया था, सबका सब फंसा था। मैंने आपको हिंदी का बताया, पूरा का पूरा फंसा। ठीक है, ऐसे ही इसका भी पूरा का पूरा फंसेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका, हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिखी है? मैंने आपको बताया था हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट जो थे संस्कृत भाषा के बड़े अच्छे विद्वान थे, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें हर्षवर्धन के जीवन और उसके शासनकाल के शुरुआती वर्षों का वर्णन किया गया है कि भाई उसने क्या क्या किया था। तो हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चंद बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखिए, यहाँ से कई प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूँ। पृथ्वीराज रासो प्रश्न आपसे पूछेगा, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे क्या? चंद बरदाई ने लिखा है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पुस्तक बताती है। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चहमान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, जिन्होंने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को धूल चटाई थी और 1192 में द्वितीय पानीपत के युद्ध में, द्वितीय तराइन के युद्ध में हार गए थे। तराइन का पहला युद्ध जीते थे पृथ्वीराज चौहान जी। ठीक है, तो चंद बरदाई ने उसके बारे में पूरा मेंशन किया है इस पुस्तक में। बिल्हड़ की रचना है कौन सी? विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की रचना है, विक्रमादित्य के बारे में बताती है। कल्हड़ की रचना राजतरंगड़ी कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करती है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन, ह्वेनसांग की कृति का नाम बताएं। ह्वेनसांग की रचना कौन सी है? ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था,
हर्षवर्धन के दरबार में भारत में आया था। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ह्वेनसांग भारत में कब आया था, तो ह्वेनसांग भारत में आया था किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो सी यू की नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, सी यू की नाम की पुस्तक किसकी है, इन्हीं की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, उसकी सीयूकी का अर्थ, सीयूकी का मतलब क्या होता है, पश्चिमी जगत का वृत्तांत। ठीक है, जिसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का विवरण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, अपनी महान यात्राओं और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के कारण ह्वेनसांग को शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो इसको शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी इसको कहा जाता है, उपाधि दी जाती है यात्रियों का राजकुमार किसको, ह्वेनसांग को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके भारत विजित प्रदेशों का शासक कौन बना। मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके विजित भारत प्रदेशों का जो शासक बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। कौन बना था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी 1206 ईस्वी में, लेकिन इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में वास्तविक संस्थापक जो दिल्ली सल्तनत का रहा वो इल्तुतमिश रहा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। उसका विश्वसनीय सेनापति था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पांचवा नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, 7वीं शताब्दी में समाज कितने वर्णों में विभाजित था, तो समाज जो था 7वीं शताब्दी में 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, 4 वर्ण में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद बाहु राजन्याकृतः उरुतदशव्यापदभ्याम शूद्रो अजयता। ठीक है, ह्वेनसांग ने अपने विवरण में इन चारों वर्णों का उल्लेख किया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो 7वीं शताब्दी में समाज जो था वो 4 भागों में मतलब बटा हुआ था, 4 वर्णों में विभाजित था। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, चौहान किस वंश से संबंधित थे, बताएं चौहान किस वंश से संबंधित थे, तो चौहान जो थे सूर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से, सूर्य वंश के क्षत्रिय थे चौहान लोग। ठीक है, चौहानों को अग्निकुल से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कई शिलालेखों में उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय भी बताया गया है, किसको, चौहान वंश के शासकों को। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका, 7वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था। 7वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र क्या था बेटा, तो वाराणसी, मथुरा और कामरूप, ये तीनों हुआ करते थे। वाराणसी, मथुरा और कामरूप ये वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था 7वीं शताब्दी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर्ष के समय वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मथुरा में सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता था। और कामरूप, कामरूप मतलब कि कहाँ का कामरूप, क्या है कामरूप, असम जो आज का है वही उस समय कामरूप होता था। वहां पर वस्त्र निर्माण का बड़ा केंद्र हुआ करता था 7वीं शताब्दी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सनातन में संस्कार कितने हैं, बताएं। सनातन धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, चूड़ाकरण, नामकरण। ठीक है, ऐसे ही आपका जात क्रम संस्कार। ठीक है, ऐसे तो अन्नप्राशन से लेकर के तमाम सारे संस्कार का बात किया गया। 16 संस्कार जो है कुल मिलाकर के बताए गए, जिसमें इसको खोडस संस्कार कहते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु संस्कार, मृत्यु के बाद में अंत्येष्टि संस्कार जो होता है, तेरहवीं वगैरह होती है, वो सब होता है। 9वां नंबर प्रश्न है, किस आश्रम को महाआश्रम कहते हैं। महाआश्रम जो है ये गृहस्थ आश्रम को कहते हैं। 4 आश्रम होते हैं, चारों आश्रमों को एक प्रकार से 25-25 साल के लिए माना जाता है। 0 से लेकर के 25 साल तक जो है बच्चा ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है। 25 साल से लेकर के 50 साल तक बच्चा जो है गृहस्थी में रहता है, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। इस सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, चूंकि सारे तीनों के तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही डिपेंड रहते हैं। संन्यास आश्रम 50 से लेकर वानप्रस्थ आपका 50 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ यानी जंगल की ओर प्रस्थान करना, तीसरा आश्रम। चौथा आश्रम है 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का जो है ये होता है आपका संन्यास आश्रम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आश्रम को एक व्यक्ति को 100 साल तक मान करके उसकी औसत आयु और 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, या महाआश्रम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और सन्यासी इन सभी का पोषण जो होता है गृहस्थों के द्वारा ही होता है। तो इसका सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न: भारत में अरबों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश पर आक्रमण किया था? भारत में अरबों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था सिंध प्रदेश पर। सिंध प्रदेश पर पहला आक्रमण किया था। कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। उस समय शासन कर रहा था वहां पर राजा दाहिर। ठीक है, दाहिर नाम का एक शासक था, वो शासन कर रहा था वहां पर। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला आक्रमण हुआ था सिंध पर। उस समय राजा दाहिर शासन कर रहे थे। राजा दाहिर यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से: गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था कर्ण द्वितीय। ठीक है, कर्ण द्वितीय जो था ये गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बघेल राजा था ये कर्णदेव द्वितीय, गुजरात के अंतिम हिंदू राजा थे। 1297 ईस्वी से लेकर के 98 ईस्वी तक जो है उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं और इसके बीच में युद्ध हुआ था, उसी में ये पराजित हो गया था। ठीक है, कर्ण द्वितीय। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सिमकार थे। सिमकार कौन थे? जमीनों की नाप करने वाले को सिमकार कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, लैंड सर्वाइवर जिसको कह सकते हैं। ठीक है, जमीन को मापने के वाले जो व्यक्ति होते थे, ठीक है, राजस्व विभाग में सिमकार वह अधिकारी होते थे जो भूमि की सीमा को निर्धारित करते थे, उसको मापते थे। ठीक है, जैसे आजकल कौन होते हैं? आजकल जैसे लेखपाल होते हैं, उस तरीके से। हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदुओं में विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के विवाह का मेंशन किया गया है, जिनमें से 4 प्रकार के विवाह जो है मान्य होते हैं और 4 प्रकार का विवाह अमान्य होता है। जिनमें से आपका जो मान्य विवाह है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात विवाह, ये 4 विवाह मान्य है। और 4 विवाह जो लास्ट वाले हैं मान्य नहीं। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और 50 विवाह, ये 4 विवाह मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, समाज में जो है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात विवाह, 4 विवाह जो होते थे माने जाते थे। ठीक है, गंधर्व विवाह जो होता था बेटा, जैसे आजकल लव मैरिज होती है, उसी को गंधर्व विवाह कहते थे। लड़का लड़की राजी, ठीक है, तो क्या करेगा काजी, वो वाला सिस्टम। ठीक है, महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया? 14 नंबर प्रश्न। महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध बेटा? जाटों के विरुद्ध किया था। गजनबी ने अपने 17वां आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने 17वां आक्रमण किया था किसके विरुद्ध में? जाटों के विरुद्ध में। अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था इसने। ठीक है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को जब ये लूट चुके थे, लूट करके लौट रहे थे, उस समय जाटों ने इनको बहुत तंग किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 17 बार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बात ध्यान रखें। एक बहुत ही बेकार लुटेरा था ये, सारा धन लेकर के यहाँ से भाग गया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अरबों के सिंध विजय। आज जो सोना इतना महंगा होता जा रहा है भारत में, इसका कारण ये भी कहीं ना कहीं पे बहुत सारा जो स्वर्ण मंदिर था सबको लूट लेकर के चला गया था। पता नहीं कितने ऊंट जो है 200 से अधिक ऊंट कराहते हुए जो है गजनी पहुंचे थे, इतना सामान लाद करके यहाँ से ले गया था, इतना सोना चांदी। सोचो आज जो सोना चांदी यहाँ पर होता भारत में, तो भारत में इतनी महंगाई सोने की होती। सोना देखो कम से कम 1,70,80,000 पहुंच गया है 24 कैरेट का दाम। सोच रहे हैं आप, देख रहे हैं, चांदी 3-4 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है 1 किलो। अब इतना ज्यादा महंगाई है, कौन खरीद पाएगा ये सब चीजें? भाई बियाह गौन ठाने हो, आदमी मरी जाए वैसे खरीद खरीद परेशान हो जाए। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताएं। 15 नंबर। तो अरबों के सिंध विजय का उल्लेख जो मिलता है, विस्तृत उल्लेख, ये चचनामा नाम के ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में? चचनामा नाम का ग्रंथ है, उसी में मिलता है। सिंध के इतिहास और अरबों की जीत की जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख और प्रमाणिक फारसी स्रोत है चचनामा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसी में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय जो था इनमें से, वो था वस्त्र उद्योग। ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो सबसे जबरदस्त थी। ठीक है, कृषि भी थी, लेकिन कृषि के अलावा वस्त्र उद्योग उस समय सबसे विकसित व्यवसाय के रूप में था। भारतीय मलमल और रेशम की विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग हुआ करती थी, इसलिए भारत में खूब ज़्यादा उस समय व्यवसाय हो रहा था वस्त्र का। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रथमतः हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? प्रथमतः यानी कि हर्षवर्धन पहले किस धर्म को मानने वाले थे? तो प्रथमतः हर्षवर्धन शैव धर्म को मानते थे, यानी कि शंकर भगवान की पूजा पाठ खूब करते थे। बाद में अपने प्रारंभिक दिनों में शंकर भगवान की पूजा करते थे, लेकिन बाद में ह्वेन सांग के प्रभाव में आ जाते हैं और बौद्ध धर्म की ओर जो है इनका रुख हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। रामानुज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? रामानुज ने
विशिष्ट अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था? विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। आचार्य रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में विशिष्ट अद्वैत मत दिया था, जिसमें भक्ति को मोक्ष का साधन बताया गया था। शंकराचार्य ने कौन सा विचार दिया है? अद्वैतवाद विचार शंकराचार्य का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हर्ष के शासनकाल में प्रति 5वें वर्ष किए जाने वाले समारोह को क्या कहा जाता है? तो हर्षवर्धन जो थे वो अपने शासनकाल में प्रत्येक 5वें साल एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, समारोह करते थे। महामोक्ष परिषद, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महामोक्ष परिषद का निर्माण जो है ये आयोजन करते थे, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, प्रयागराज में करते थे, इलाहाबाद में हर 5वें साल करते थे, ठीक है, जहां वे अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे हर्षवर्धन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। अमात्य कहा जाता था। अमात्य जो थे उस समय मंत्री लोगों को अमात्य कहते थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य और हर्षकालीन शासन व्यवस्था में उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों या मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? तो 4 आश्रम की व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए कितने गांवों का दान दिया था? बताएं। 22 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए कितने गांवों का दान दिया था? तो 100 गांवों को दान किया था। 100 गांव दान कर दिया था हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, विद्यार्थियों के निःशुल्क भोजन आवास के लिए 100 गांवों को राजस्व समर्पित कर दिया। 100 गांवों का जितना भी टैक्स वगैरह आता था सब विश्वविद्यालय नालंदा को जाता था, ठीक है। हर्षवर्धन महान शासक था, उसमें कोई दो राय नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी, ठीक है। थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं हर्षवर्धन। कन्नौज की भौगोलिक स्थिति पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण रखने की में बेहतर थी, क्योंकि कन्नौज में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उपजाऊ मिट्टी भी थी और साथ ही साथ में विदेशी व्यापार भी कन्नौज से अच्छा खासा चल सकता था, इसलिए कन्नौज पर आक्रमण किया। इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष बाद में चलेगा, 200 वर्षों तक चलता रहता है जो, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। अगला क्वेश्चन आपका चुका 24 नंबर प्रश्न है। प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन राजा भी थे लेकिन ये एक लेखक भी हैं हर्षवर्धन, ठीक है। ये बहुत बढ़िया लेखन रत्नावली, नागानंद, संस्कृत के 3 नाटकों की रचना करी हर्षवर्धन ने, ठीक है। कुशल लेखक थे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका पहली रचना इनकी है, दूसरी रचना रत्नावली, तीसरी नागानंद। ये 3 रचनाएं, 3 जो है रचना, 3 नाटक, ये है तीनों नाटक हैं। चाहे प्रियदर्शिका की बात करें, चाहे रत्नावली की, चाहे नागानंद की, तीनों रचनाएं किसने लिखी है? हर्षवर्धन साहब ने लिखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था, ठीक है। गुप्त शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, 5वीं शताब्दी में बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। हर्षवर्धन ने बाद में इसका संरक्षण किया था और विस्तार भी किया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, महादंड नायक संबंधित था। महादंड नायक जो था पुलिस कर्तव्यों से संबंधित था। महादंड नायक पुलिस कर्तव्यों से, सी ऑप्शन पुलिस ड्यूटीज, ठीक है। प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में आप देखते हैं महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश या पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता रहा होगा। इसका मुख्य कार्य होता था न्याय व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों को दंड देना, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति वंश भी वर्धन वंश को ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पुष्पभूति या वर्धन वंश के संस्थापक थे कौन? नरवर्धन जो थे इसके संस्थापक थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुष्पभूति ने की थी ऐसा माना जाता है इस वंश की स्थापना, लेकिन वंशावली के अनुसार देखेंगे तो नरवर्धन इस वंश के प्रथम महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। इसी वंश में आगे चल करके राजा हर्षवर्धन हुए हैं। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम था, ठीक है, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन के 2 लड़के थे। पहले का नाम था राज्यवर्धन, बड़े लड़के भाई हैं हर्षवर्धन और राजवर्धन भाई हैं दोनों, ठीक है। राजवर्धन बड़े थे, पहले राजा ये बनाए गए थे, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको हरा दिया जाता है, फिर उसके बाद में हर्षवर्धन शासक संभालते हैं। इनकी एक बहन भी थी हर्षवर्धन की, राजश्री, जिनका विवाह कन्नौज के यशोवर्मन से हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यशोवर्मन से इनका शादी हुई थी राजश्री की, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कौन सी? ग्राम जो होती थी
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, सबसे ऊपर साम्राज्य होता था, साम्राज्य से नीचे प्रांत होते थे, प्रांत यानी भुक्ति जिसको कहते थे, फिर प्रांत से नीचे जिला यानी विषय जिसको बोलते हैं, विषय जो था, विषय, ये विषय जो था बेटा इसको जिला बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। और अंत में सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी जिसको गांव कहते थे। ठीक है, जिसका मुखिया जो था उसको ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, तो जिला जो विषय था ये जिला होता था। ठीक है, ग्राम सबसे छोटा होता था, और भोग यानी भुक्ति जो होता था बेटा ये एक प्रकार से प्रांत बोलते थे इसी को। ठीक है, प्रांत बोलते थे इसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सबसे ऊपर कौन होता था, साम्राज्य होता था जो राज्य था ये। ठीक है, सबसे छोटा ग्राम था और सबसे बड़ा राज्य था। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी यहाँ पर बुरी तरीके से पराजित हुआ था। एक खिलजी सैनिक इसको लेकर के भाग नहीं गया होता तो ये मर जाता। ठीक है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। तराइन का युद्ध किसके किसके बंद में हुआ था, प्रश्न ये पूछ लेगा। ठीक है, तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, मैंने आपको बता दिया था 1191 में। भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ यही था, यहीं पर अगर ये जीत गए, पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया होता पहले युद्ध में इसको, तो दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध ना होता, द्वितीय जो है युद्ध ना होता तराइन का 1192 में। और चूंकि वो उसकी विजय हो गई थी मोहम्मद गौरी की द्वितीय विश्व द्वितीय जो है द्वितीय युद्ध में तराइन के। ठीक है, जिससे भारत में तुर्क शासन की नींव जो होती है यहीं से पड़ जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, दो युद्ध हुए थे तराइन में, तराइन का विशाल मैदान में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन से, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर 31 नंबर, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था बेटा, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। सी ऑप्शन, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनबी 1025 से लेकर के 1026 के बीच में जो है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर को लूटा, शिवलिंग तोड़ डाला, और उसका सबसे कुख्यात आक्रमण जो है यही माना जाता है सोमनाथ मंदिर वाला। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। कब की थी, 8वीं शताब्दी में करी थी। अरबों के आक्रमण को रोक करके भारत की रक्षा भी करी थी नागभट्ट प्रथम ने ही। 33 नंबर क्वेश्चन से, पृथ्वीराज रासो की रचना किसकी है। पृथ्वीराज रासो मैंने बताया था ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती रचना। ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र भी थे, राजकवि भी थे मित्र, और साथ में युद्ध भी लड़ने जाते थे। ठीक है, इस महाकाव्य में पृथ्वीराज के जीवन, वीरता, संयोगिता के साथ उनका जो प्रेम प्रसंग था, संयोगिता के बारे में सब कुछ लिखा है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में। चंद्रबरदाई की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया बीसेंट स्मिथ की पुस्तक है ये। ठीक है, बीसेंट आर्थर स्मिथ, बी ए स्मिथ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बी ए स्मिथ की पुस्तक है ये, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ब्रिटिश इतिहासकार भी है जो है ये स्मिथ, उनकी यह पुस्तक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक ग्रंथ मानी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे 606 ईस्वी में। कब बैठे थे बाबू, 606 ईस्वी में। इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था राजवर्धन, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मात्र 16 साल के थे हर्षवर्धन, उस समय गद्दी पर बैठे हैं 606 ईस्वी में। थानेश्वर की गद्दी पर बैठे और यहीं से हर्ष संवत की शुरुआत होती है। और हर्षवर्धन ने तबाही मचा करके रख दी, हिंदू सम्राट थे सबसे बड़े, सबसे अंतिम सम्राट में। इनके बाद से आप देखते हैं पूरी की पूरी जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है वो एकदम से ढह सी जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जौहर था, जौहर क्या था बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जौहर था, जौहर क्या था, जौहर सामूहिक आत्मदाह को जौहर कहते थे। ठीक है, सामूहिक आत्मदाह, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में क्या था, राजपूत स्त्रियों अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए बलिदान दे देती थी, क्योंकि राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर लेते थे, तो स्त्रियां पवित्र अग्नि में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती थी, यही जौहर प्रथा थी। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। उनकी एक पुस्तक है जो है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उसी पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया था कि राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाण और होड़ जैसी विदेशी जातियों से हुई है। कर्नल जेम्स टॉड ने ये बात कही थी। 38 नंबर क्वेश्चन से, हर्षकालीन शासन व्यवस्था में भुक्ति किसे कहा जाता था। हर्षकालीन शासन व्यवस्था में भुक्ति जो है प्रांतों को भुक्ति कहते थे, प्रांत को भुक्ति कहते थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो भुक्ति। ठीक है, प्रांत, जिसका प्रशासक जो होता था भुक्ति, भुक्ति का प्रशासक, भुक्ति का जो मालिक होता था उसको उपारिक या राजस्थानीय कहलाता था वो। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन से, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था इसने, मोहम्मद
गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया था। मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर भारत में धन को लूटना। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। उस समय सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय राजा दाहिर जो है शासन कर रहे थे। कासिम एक अरब सेनापति था। 712 में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके भारत में पहली मुस्लिम विजय प्राप्त करी थी, सफल मुस्लिम विजय। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इस्लाम धर्म के 4 प्रमुख खलीफा कौन थे? इस्लाम धर्म के 4 प्रमुख खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये इस्लाम के 4 खलीफा माने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद इस्लाम के नेतृत्व को खिलाफत कहा गया। ये चारों जो है खुलफा ए राशिदुन यानी न्याय प्रिय खलीफा कहलाते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 42 नंबर प्रश्न है। गजनवी वंश की स्थापना किसने करी थी? गजनवी वंश की स्थापना करी थी अल्पतगीन ने। किसने करी थी? अल्पतगीन ने करी थी गजनवी वंश की स्थापना। ठीक है, अल्पतगीन एक तुर्क दास था जिसने अफगानिस्तान में गजनबी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महमूद गजनबी इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। किस वंश का? गजनबी वंश का। अल्पतगीन के बाद में ही आया था कुछ दिन बाद। राजपूतों के पराजय का कारण क्या था? इनमें से राजपूतों के कारण पराजय की बात की जाए तो राजपूतों में आपसी एकता नहीं थी, फुटमत थी। राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली थी, यानी इनकी युद्ध प्रणाली भी उतनी अच्छी नहीं थी। स्थानीय सेना का अभाव था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी कारण से राजपूत लोगों का पराजय हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर शहर का निर्माण 44 नंबर। अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय राज जो था चौहान वंश के राजा थे, अजय राज द्वितीय। 12वीं शताब्दी में अजय मेरू यानी वर्तमान में अजमेर नामक नगर की स्थापना की थी। इसे अपनी राजधानी भी इन्होंने बनाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? अरब आक्रमण के समय सिंध के शासक थे राजा ताहिर। ठीक है, राजा ताहिर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ताहिर या ताहिर बात एक ही है। ठीक है, सिंध वंश के ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, राबर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 57 नंबर को 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न क्या आपका आ चुका है? अरहट और रहट का प्रयोग किया जाता है। अरहट और रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पहियानुमा यंत्र हुआ करता था अरहट या रहट, जिसे बैलों की सहायता से घुमाया जाता था और कुएं से पानी बाहर निकलता था और खेत की सिंचाई की जाती थी। उसी को रहट या अरहट कहते हैं। 48 नंबर परमार वंश की राजधानी। परमार वंश की राजधानी धारा हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमार वंश के राजाओं ने मालवा क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश पर शासन किया। उनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, लेकिन बाद में राजा भोज ने धारा यानी धार को अपनी राजधानी बनाई और यहीं से परमार वंश की राजधानी राजा जो है धारा हो गई धार। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका 49 नंबर है। महासंधि विग्रही होता था। महासंधि विग्रही जो होता था ये शांति और युद्ध के लिए मंत्री होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 50 नंबर प्रश्न आपका कोटपाल कहा जाता था। कोटपाल जो किला या दुर्ग के अधिकारी होते थे, उनकी रक्षा करते थे, उन्हीं को यानी दुर्ग के अधिकारियों को कहते थे। आपसे फोर्ट ऑफिसर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में जो किला या दुर्ग होते थे उनकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो किले की सुरक्षा या रक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी को कोटपाल कहा जाता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक और को करिकुलर मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BA करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।